Concept study point 3, 2, 1, go. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जो ये आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 कंपनी लॉ का हम करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कंप्लीट 4 चैप्टर करवा चुकी हूँ विद शॉर्ट नोट्स के साथ। ठीक है, आज आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 है। आपको सभी को पता होगा कि चैप्टर मेंबरशिप इन अ कंपनी, कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी मीटिंग एंड रेजोल्यूशन, ये चारों चैप्टर हो चुके हैं। आज हम 5th चैप्टर करने वाले हैं। इस चैप्टर के बाद हमारा 50 प्लस सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि 9 चैप्टर है, 4.5 50 होता है। दैट मीन्स 60% से अबव क्या है, हमारा सिलेबस हो जाएगा आज। तो कोशिश यही है कि मई के अंदर ही मैं पूरा कंपनी लॉ कंप्लीट कर दूं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बिजनेस लॉ या फिर एडवर्टाइजमेंट में से दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इनकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो नोट्स चाहिए आपको अगर, उसका लिंक भी टेलीग्राम पे आप ले सकते हैं, और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ठीक है, आज ये जो चैप्टर है ना, वेरी ईजी है, क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ 3 से 4 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बहुत आपने पहले ही पढ़ चुके हो। जैसे कि मैंने आपको मिनट पढ़वाया था, जैसे मैंने आपको चेयरमैन पढ़वाया था, जैसे मैंने आपको कॉर्म पढ़वाया था, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर कॉर्म्स पढ़वाया था ना, जैसे कि हमने 4th चैप्टर के अंदर ही किया था ये। तो इस जो चैप्टर के अंदर ना, आपको बता देती हूँ, इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें 4 से 5 बातें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर क्या है कि जो रिक्वायरमेंट होती है ना एक मीटिंग अरेंज करने के लिए, रिक्वायरमेंट फॉर द मीटिंग अरेंज करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ें हमें उसके अंदर पढ़नी है। इसमें से फर्स्ट 5 रिक्वायरमेंट होती है मीटिंग को अरेंज करने के लिए। इसमें से क्या है, आपको 3 तो बातें आपको पता होंगी, जैसे कि कॉर्म के बारे में, मिनट के बारे में, चेयरमैन के बारे में, और टाइम पीरियड ऑफ द नोटिस के बारे में भी आपको पता होगी। बट फिर मैं आपको थोड़ा सा मैं इसको बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो नए होंगे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो पुराने भी होंगे। ठीक है, ध्यान से इसलिए कहती हूँ कि जितने प्रीवियस चैप्टर करवा देती हूँ उनको प्रॉपर ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि जब तक पीछे का जो क्लियर नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, आगे का तो क्लियर होगा ही नहीं जो आज करवाने वाली हूँ। इसलिए कहती हूँ, प्लीज़ जितना देखो अच्छे से देखो, बट प्रॉपर देखो। ठीक है, साथ में नोट्स बनाते रहो, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम आए नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम पे आप बोलते हो कि मैम अब कैसे तैयारी करें, मैम ये कैसे करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप थोड़ा जैसे कि मैं नोट्स देती हूँ आपको, इनमें से आपको और छोटे करने हैं तो आप उसे और छोटे कर सकते हो, या फिर इन्हीं नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, आपकी PDF निकलवा सकते हो प्रिंट, फिर उसको एक बार रीड आउट कर लो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर इतनी दिक्कत ना हो। ठीक है, आज सबसे पहले हम करने वाले रिक्वायरमेंट ऑफ द वैलिड मीटिंग के लिए, और इसके अंदर एक आता है वोटिंग कैसे करते हैं हम कंपनी के अंदर। ठीक है, वोट के बाद हम देखेंगे प्रॉक्सी क्या होता है, प्रॉक्सी किसे कहते हैं, उसके प्रोविजंस क्या हैं। ठीक है, इसके प्रॉक्सी के बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है, फिर हमारे पास ई वोटिंग आएगा। ई वोटिंग के साथ साथ हमारे पास वोटिंग के अंदर पोल आएगा, पोल के साथ करेंगे या फिर शो ऑफ हैंड के साथ करें। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। मीन्स कि 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4था टॉपिक है ई वोटिंग। बहुत आसान से सब इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, बस हमें थोड़ा सा और डीपली पढ़ना है कि कंपनी के अंदर ऐसा क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। नाम देखिए क्या है चैप्टर का, मीटिंग प्रोसीडर और रिक्विजिस्ट ऑफ अ वैलिड मीटिंग। मीन्स कि जब हम मीटिंग करते हैं कंपनी, नॉर्मल सी बात है, मीटिंग क्यों की जाती है, किसी एजेंडे को लेके की जाएगी, या फिर किसी प्रॉपर टारगेट को अचीव करने के लिए की जाती है ना। मीटिंग या तो किसी पॉलिसी को नहीं लाने के लिए की जाती है, या कोई इसकी नई पॉलिसी लाने के लिए की जाती है, कोई डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए की जाती है। हर पर्सन, जितने भी शेयर होल्डर है, मेंबर्स है, डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, चेयरमैन है, जितने भी मेंबर हैं कंपनी के अंदर, उन सभी को मीटिंग में आना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, मीटिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि मीटिंग के अंदर वे सभी बातें होती है जो कंपनी में नॉर्मली क्या है सर्वाइव करती है, मीन्स कि नॉर्मली जो क्या है अप्लाई की जाती है। तो इसीलिए कहते हैं जो मीटिंग है सभी पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका प्रोसीडर क्या रहेगा, और एक वैलिड मीटिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। रिक्विजिस्ट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। ओके, क्लियर। यहाँ पर
एक सेकेंड। सो वैलिड मीटिंग का मतलब आ गया समझ में, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर से कि मीटिंग क्या होता है। वैलिड मीटिंग के बारे में आज हम पता लगा लेंगे क्या होगा। रिक्विजिस्ट के बारे में आज ही पता लगेंगे। प्रोसीजर क्या होता है कि एक सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस ही इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो वैलिड मीटिंग का मतलब क्या हो गया। वैलिड मीटिंग वो मीटिंग होती है जो प्रॉपर मैनर से होती है, मीन्स कि प्रॉपर टाइम, शेड्यूल, प्लेस, एजेंडा, ऑल आर द प्रॉपर डिफाइन। सारी की सारी चीज़ें क्या आती है, पूरी तरह से डिफाइन होनी चाहिए। अदरवाइज अगर कुछ भी थोड़ा सा छूट गया, मान लीजिए मैंने उस मीटिंग के अंदर टाइम भी बताया, किस टाइम पे है, प्लेस भी बताया, ठीक है, बट मैंने आपको एजेंडा नहीं बताया, मतलब किस कारण, किस टॉपिक के ऊपर हमारी मीटिंग होने वाली है। तो कोई भी पर्सन प्री प्लान होके नहीं जाएगा, मतलब कोई भी पर्सन अपने माइंड में ये सोच के नहीं जाएगा कि मुझे इस तरह से बोलना चाहिए, इस तरह से इस टॉपिक पे अगर बात हो रही है तो मुझे ये बोलना चाहिए। अगर आपको कुछ टॉपिक पता ही नहीं होगा तो बोलने की बात तो बात की बात है ना। तो क्या है, प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। जो प्रॉपर मैनर कैसे डिस्क्राइब होगा, प्रॉपर मैनर आपका हर एक कंपनी के लिए ज़रूरी है मीटिंग को अटेंड करवाना, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पर थोड़ा बहुत रूल चेंज हो जाते हैं, ठीक है, बट हमें मीटिंग तो करवानी ही पड़ती है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर मैनर से होनी चाहिए वैलिड मीटिंग, क्योंकि जैसे भी हमारे प्रोविजंस के अंदर लिखा होता है, अकॉर्डिंग टू ए प्रोविज़न ऑफ ए लॉ, मीटिंग उस तरह से अटेंड होनी चाहिए। मीन्स कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इनके अकॉर्डिंग आपको मीटिंग अटेंड करवानी चाहिए। ठीक है, फॉलो द प्रॉपर सीक्वेंस तो नॉर्मल सी बात ही है। आपने एजीएम पढ़ा, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पढ़ा, आपने क्लास मीटिंग पढ़ा चैप्टर 4 के अंदर, आपने वहाँ पे देखा कि कैसे टाइम लिमिट होती है, कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है, सीक्वेंस होती है इन हर चीज़ की। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर के बेस के ऊपर मीटिंग नहीं बुलाता तो उन्हें कितना टाइम मिलता है, 48 डेज मिलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है, पूरी सीक्वेंस में होनी चाहिए, तभी क्या होगी, एक वैलिड मीटिंग कहलाएगी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिक्विजिस्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ अ मीटिंग। वैलिडिटी दैट मीन्स एक प्रॉपर मीटिंग को अरेंज करने के लिए, प्रॉपर मीटिंग को सही ढंग से करवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट। क्लियर, अब हम रिक्वायरमेंट को पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल सी बात है, पहले नंबर पे तो कोई भी मीटिंग आप करवा रहे हो, प्रॉपरली मैनर से होनी चाहिए, प्रॉपरली कॉल्ड अप होनी चाहिए, मीन्स की बुलाई जानी चाहिए। अरे वो बुलाएगा कौन, सोचिए ज़रा। आपके घर में अगर किसी की चलती है तो वो ही मेंबर बुलाएगा ना, मीन्स की हेड होगा, उस मेंबर उस फैमिली का हेड होगा। अगर एक प्रॉपर अथॉरिटी ही उस मीटिंग को कंडक्ट करेगी, इसे कहते हैं कि प्रॉपरली कॉल्ड बाय द प्रॉपर अथॉरिटी। एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा ही क्या बुलाई जाएगी, मीटिंग बुलाई जाएगी। और उस मीटिंग को बुलाने के लिए पहले हमें नोटिस देना होगा। नोटिस समझते हैं, ठीक है। अभी नहीं समझा तो कोई बात नहीं, हम आगे अभी इसको डीपली पढ़ेंगे। अभी मैंने आप इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ऐसे ऐसे बायफिकेट होती है। प्रॉपरली कन्वे मीन्स की जो कंपनी है वो कन्वे कैसे की जाएगी, मीन्स की प्रॉपरली परफॉर्म कैसे की जाएगी, जब तक कॉर्म और चेयरमैन नहीं होंगे। कॉर्म क्या होता है, मिनिमम मेंबर ऑफ अ मीटिंग के अंदर मिनिमम इतने मेंबर तो होने चाहिए, ठीक है। चेयरमैन क्या होता है, जो इस मीटिंग को अटेंड करने का मेन मुद्दा जो बताता है ना, वही बताता है, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ मीटिंग, जैसे हम क्या करते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, ये बात अभी सुन लो ध्यान से, शेयर होल्डर होते हैं वो किसे इलेक्ट करते हैं, वो करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखता है, इनके ऊपर क्या है, पॉलिसी अप्लाई करता है। इसके द्वारा बनाई गई पॉलिसी को कौन देखता है, चेयरमैन देखता है। चेयरमैन इज़ द, हम इसे ऑनर भी कह देते हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी हैं वो चेयरमैन हैं, है ना। वो चेयरमैन है, वो क्या है, एक तरह से ऑनर है उस कंपनी का। उस कंपनी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करता है, उनके ऊपर निगरानी रखता है कि हाँ, जो पॉलिसी ये बना रहे हैं किन के लिए, पूरी कंपनी के लिए, शेयर होल्डर के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, किसी भी के लिए। जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग कोई भी प्रोविजंस बनाते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उन्हें चेक कौन करता है, चेयरमैन करता है। तो चेयरमैन और कॉर्म के द्वारा मीटिंग को प्रॉपरली कन्वे किया जाता है।
प्रॉपरली कंडक्टेड कैसे होगी, जब इस तरह से होगी जब क्या है उस पूरी मीटिंग का बायोडाटा, उस जो मीटिंग हुई, बुलाई, नोटिस दिया, मीटिंग कंडक्ट होगी, इस मीटिंग का पूरा बायोडाटा, दैट मीन्स मीटिंग में कौन कौन आए, क्या किस किस टॉपिक पे बात हुई है, किस किस ने मतलब कि पार्टिसिपेशन किया है, कौन कौन बोला है, स्पीक किया है, दैट मीन्स इस टॉपिक के कौन इसके अगेंस्ट था, कौन इसके अगेंस्ट नहीं था, वो सभी चीज़ें रिकॉर्ड होती है ना। तो उस रिकॉर्ड होने वाली जगह को, उस रिकॉर्ड होने वाली बुक को क्या कहते हैं, मिनट बुक कहते हैं। तो प्रॉपरली कंडक्टेड तभी मानी जाएगी, बिजनेस मस्ट बी वैलिड ट्रांजेक्टेड थ्रू रेजोल्यूशंस एंड मिनट्स शुड बी प्रॉपर मिनट्स के साथ हमें बुक करना होगा। ये था थोड़ा सा ओवरव्यू, अब इसको हम डीपली करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जस्ट ओनली 5 चीज़ें पढ़नी है। 5 चीज़ें कौन सी है, कौन बुला रहा है, प्रॉपर अथॉरिटी कौन है ना, नोटिस कितने दिन में दिया जाएगा, कॉर्म क्या है, चेयरमैन क्या है, प्रॉक्सी क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मिनट क्या है ना, ये सभी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहली बात, प्रॉपरली कन्वेइंग अथॉरिटी। आपकी बुक के अंदर भी ऐसे दिया हुआ है, बुक के अंदर कुछ ज़्यादा ही लेंथी दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा लेंथी दिया हुआ है। आपको केवल इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर मिक्सअप है, ये जितना हमने अभी तक आगे पढ़ा है ना, इनका मिक्सअप है। सो आपको मोस्ट ऑफ ऐसी चीज़ें आती होंगी। तो सबसे पहले प्रॉपर कन्वे अथॉरिटी, दैट मीन्स जो मीटिंग को बुलाने वाला है पर्सन, वो स्पेशल अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी मीन्स कि जिसको सभी तरह के राइट्स होते हैं, जो सभी के ऊपर रूल रेगुलेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर ऑथराइज्ड ऑफिसर होना चाहिए कंपनी का। द फर्स्ट रिक्विजिस्ट मतलब पहली रिक्वायरमेंट क्या है वैलिड मीटिंग की, कि इट शुड बी कॉल्ड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। कंपनी के ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा ही क्या की जानी चाहिए, मीटिंग को बुलाना चाहिए। प्रॉपर नोटिस देना चाहिए। प्रॉपर नोटिस क्या होता है, मीटिंग को बुलाने के लिए मैंने, मान लीजिए चेयरमैन ने सोचा कि हाँ जी मीटिंग बुलानी है, ठीक है, मीटिंग बुलानी है, बट मीटिंग बुलाने के लिए क्या आपने अभी सोचा, क्या अभी मीटिंग अरेंज कर सकते हो? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ, नहीं ना। पहले सभी को क्या करोगे, नोटिस दोगे। नोटिस कितने दिन का होता है, 21 डेज का नोटिस होता है, ये सभी को पता है, राइट। अगर नहीं पता तो अब पता लग गया होगा, ठीक है जी। ये कहते हैं कि नेक्स्ट रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग इज दैट ऑल द मेंबर ऑफ अ कंपनी शुड बी गिव अ प्रॉपर नोटिस ऑफ अ मीटिंग बीइंग कॉल्ड। ये कहते हैं कि हर एक मेंबर को, जितने भी मेंबर है कंपनी के अंदर, सभी को एक प्रॉपर नोटिस मिलेगा, किसका, मीटिंग का। अब नोटिस के रिगार्डिंग बातें लिखी हुई हैं, नोटिस की ड्यूरेशन कितनी होगी, नोटिस की प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे सेंड किया जाएगा, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा नोटिस के अंदर, कौन कौन उस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है और उन्हीं को ही नोटिस दिया जाएगा, वो कौन कौन होंगे। दूसरी बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी उसकी नोटिस कैसे दिया जाएगा, ठीक है। नोटिस तो नोटिस ही होता है, सबका नोटिस सेम होगा। तो सबसे पहले ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। ये सेक्शन ज़रूर याद करने हैं, सेक्शन ज़रूर याद करने हैं। इस चैप्टर के अंदर टोटल जो सेक्शन है 101, 104, 105, 10, आई होप 3 भी है, 103, एक सेकेंड, 18, ये 4-5 सेक्शन है, सबको याद करेंगे। ये हमारे ऑलरेडी वैसे हमने पढ़े हुए हैं, बट हम फिर दोबारा से कर लेंगे। सबसे पहले हम 101 के बारे में बात करते हैं। 101 क्या है, नोटिस की ड्यूरेशन के ऊपर है, नोटिस के ऊपर है, सीधी सी बात है, नोटिस के ऊपर है। जो नोटिस होगा, इट इज़ नेसेसरी वेदर इट इज़ अ कंपनी एजीएम एंड द ईजीएम, चाहे कंपनी की एजीएम हो रही हो, चाहे कंपनी की ईजीएम हो रही हो। एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, जो हमने 4th चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। ईजीएम क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग, ये भी हमने 4th चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। इनकी जो ड्यूरेशन होती है 21 डेज होती है, और इसके अंदर 21 डेज के अंदर कौन कौन से डेज, मीन्स कहते हैं ना कि मान ली आज का दिन भी मिला लेते हैं, जिस दिन मीटिंग होगी वो भी दिन मिला लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब हम 21 डेज की बात कर रहे हैं तो 21 डेज के अंदर जिस दिन मीटिंग होगी, ठीक है, जिस दिन मीटिंग होगी वो दिन नहीं मिलाएंगे, और प्लस में जिस दिन नोटिस भेजा वो भी दिन नहीं मिलाएंगे, क्योंकि क्या पता वो शाम को मिले उनको नोटिस, तो वो सारा दिन तो थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे। जिस दिन नोटिस हमने सेंड किया
प्लस जिस दिन मीटिंग हो रही है उस दिन का दिन नहीं मिलाएंगे। क्लियर हुआ? मैं इतनी स्लो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको कंसेप्ट आपके माइंड में साथ साथ बैठ जाए। ठीक है, कहते हैं कि नॉट इंक्लूडिंग व्हेन द नोटिस इज टू बी रिसीव्ड बाय द मेंबर, जो नोटिस उस दिन रिसीव हुआ है मेंबर को, और व्हेन इट इज़ टू डीम टू बी रिसीव, मान लिया जाता है कि जिस दिन भी उसे मिले, ठीक है, एंड डे द मीटिंग इज टू बी हेल्ड, और जिस दिन मीटिंग हेल्ड हुई है उन दोनों दिनों को नहीं मिलाएंगे, उनको छोड़ के बाकी 21 दिन का नोटिस हमें देना पड़ता है। जो प्रोसीजर होता है सेंड करने का नोटिस, वो क्या होता है, ये कहते हैं कि नोटिस में इधर भी डिलीवरी मीन्स कि सेंड कैसे करेंगे, नॉर्मल सी बात है, या तो हम क्या करेंगे, अब आज का ज़माना बताइए जल्दी से, इतनी फास्ट जनरेशन वाली है, आप वो जनरेशन कैसे सेंड करती है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन करनी है तो व्हाट्सएप से भेज दोगे, मीन्स कि इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, ईमेल का यूज़ कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह की इंटरनेट के सोर्सेज को यूज़ करके भेज सकते हैं, या फिर हम बाय पोस्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उन्हें स्पेशल फ़ोन करके कह सकते हैं कि इस दिन मीटिंग है, इतने दिन पहले आपको नोटिस दे दिया गया है। राइट, तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं, नोटिस में भी इधर भी डिलीवरी इन अ पर्सन और सेंड टू द मेंबर इन रजिस्टर्ड एड्रेस, मीन्स कि जो कंपनी में जब मेंबर आता है ना तो उसका एक एड्रेस सेटअप किया जाता है कि हाँ इस मेंबर का ये एड्रेस, क्योंकि एमओए के अंदर हमने पढ़ा था ना कि कंपनी के मेंबर के बारे में कंप्लीट डिटेल होती है। कंप्लीट डिटेल दैट मीन्स कंपनी के मेंबर का नाम, उसका एड्रेस, उसकी ईमेल, उसके मतलब कि रजिस्टर्ड एड्रेस कौन सा है, जैसे हम फॉर्म भरते हैं जब से कहते हैं ना कि परमानेंट एड्रेस यही है, और एक हमारा अल्टरनेट एड्रेस होता है, दोनों सेम है, वेल एंड गुड, अदरवाइज अलग है तो दोनों एड्रेस पे क्या है, मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन भेजी जाती है ना। इसी तरह से हमारी कंपनी के अंदर होता है। इफ़ अ मेंबर हैव नो रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया, अगर मान लीजिए इंडिया के अंदर उसका रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है, द नोटिस, एक सेकेंड, द नोटिस मस्ट बी सेंड टू द एड्रेस ही हैज़ बी गिविंग टू द कंपनी फॉर कम्युनिकेशन। उसने ये कहते हैं कि अगर उस टाइम उसका एड्रेस नहीं है, जो उस टाइम उसको मतलब कि जब बोलते टाइम कंपनी के अंदर जो उसने एड्रेस बोला होगा कि हाँ इस एड्रेस पे नहीं, मेरा दूसरे एड्रेस पे सेंड कर दीजिए नोटिस, अगर कोई भी नोटिस आए तो क्या करते हैं कंपनी वाले उस एड्रेस पे ही भेज देते हैं जो उसने कम्युनिकेशन के टाइम उन्हें बोला था। इन केस मेंबर गिव ए स्पेशल एड्रेस, जैसे कि हम अपने यहाँ पर मान लीजिए पहले मैंने बोला था कि मेरा ये ए एड्रेस है, बट आफ्टर सम टाइम मेरा एड्रेस चेंज हो गया, मेरी ट्रांसफ़र हो गई है तो मेरा एड्रेस बी हो गया, तो मुझे हर जगह इन्फॉर्मेशन पहुँचानी पड़ेगी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कि हाँ जी सर मेरा एड्रेस चेंज हो गया, अगर आपको कोई भी मीटिंग के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप मेरे इस एड्रेस पे दीजिए, ना कि इस पे। तो स्पेशल एड्रेस का मतलब क्या होता है, स्पेशल एड्रेस फॉर द इंस्ट्रक्शन दैन द कंपनी शेल सेंड द नोटिस अकॉर्डिंग टू देयर मेंबर इंस्ट्रक्शन, मेंबर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी क्या करेगी, वहाँ पर वो क्या कर देगी, इन्फॉर्मेशन सेंड कर देगी। अगर सेकंड केस आता है, हर केस ले रखे मैंने, आपके माइंड में क्वेश्चन बहुत सारे होंगे कि मैम अगर ये हुआ तो क्या होगा, मैम ये हुआ तो क्या हुआ, मैंने सब लिखा हुआ है, ध्यान से सुनते जाइए। द कंपनी डज नॉट हैव द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ सम of its shareholder member, that company fulfill its obligation of serving a notice on such a member by giving a advertisement। ये कहते हैं कि अगर कंपनी के पास किसी भी तरह का मतलब कि रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है तो क्या करेगी कंपनी को, कंपनी की तो ऑब्लिगेशन है कि हर शेयर होल्डर के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे आपके पास एड्रेस हो या ना हो। ना हो का तो ऑप्शन कभी होता नहीं है, अगर इन केस अगर हुआ ऐसा तो कैसे भेजेगी इन्फॉर्मेशन, वो भेजेगी बाय द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से कंपनी क्या करेगी, अपनी कंपनी की मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन करेगी, दे देगी। क्लियर हुआ? इससे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इन केस मान लीजिए जॉइंट होल्डर है, मीन्स कि दो होल्डर, दो पर्सन एक ही पोस्ट के लिए होल्डर हैं, तो उनमें से किसको नोटिस मिलेगा, दोनों को मिलेगा, एक को मिलेगा या दूसरे को मिलेगा, दूसरे को छोड़ के पहले को मिलेगा। उनमें से उस पर्सन को मिलेगा जिसका नाम उस कंपनी के रजिस्टर्ड में पहले लिखा होगा। नोटिस एंड सर्व टू अ पर्सन हुज नेम अपीयर द फर्स्ट एज अ जॉइंट होल्डर इन अ कंपनीज रजिस्टर ऑफ अ मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी द एडुकेट नोटिस। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनमें से उस पर्सन को ही नोटिस देगी जिसका पहले नाम लिखा होगा रजिस्टर ऑफ द ऑफिस के अंदर। ठीक है, समझ में आया? मीन्स कि इस मैसेज को सेंड करने का तरीका बोला गया है कैसे होगा।
नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट बात है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ नोटिस। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा नोटिस का? नॉर्मल सी बात है, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? बीच का मटेरियल। जैसे हम कहते हैं ना क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, कंटेंट क्या लिखा हुआ है, तो बीच में जो आपने लिख के आते हैं ना इतनी सारी बातें बातें बातें, वो बातें क्या होती है? सब्जेक्ट मैटर होता है। सब्जेक्ट मैटर में क्या लिखोगे? एजेंडा ऑफ द मीटिंग, डेट ऑफ द मीटिंग, डे ऑफ द मीटिंग, प्लेस ऑफ द मीटिंग, टाइम ऑफ द मीटिंग, ये सभी बातें उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर लिखोगे। ठीक है, ये कहते हैं कि ऑन वोम टू सर्व एस नोटिस, ये कहते हैं कि किस किस को नोटिस दिया जाएगा और कौन कौन मीटिंग को अटेंड करने के लिए कैपेबल है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 111 कौन है? 111 नोटिस है। ठीक है, आपको याद हो गया। सेक्शन साथ में लर्न करवाने की मेरा ज़्यादा पर्पज़ रहता है, क्योंकि इनकम टैक्स और कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ के अंदर सेक्शंस वेरी मच इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन अंडर सेक्शन 111 इज द इन नोटिस ऑफ द एवरी मीटिंग ऑफ अ कंपनी शैल बी एवरी, किस किस को नोटिस मिलेगा? एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी के मेंबर हैं उन्हें मिलेगा। और दूसरी बात, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होती है, मान लीजिए कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ और मुझे बोला गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? मीटिंग अटेंड करनी है, तो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेज दूंगी कि मेरे बजाय मेरा ये पर्सन क्या कर सकता है? इस मीटिंग को अटेंड कर सकता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है, जो कंपनी जब बंद होती है ना, कंपनी जब बंद होती है तो कंपनी के लिए स्पेशल लिक्विडेटर आता है, जो कंपनी को बंद करने का काम करता है। कंपनी के मेंबर नहीं करते कंपनी को बंद, क्योंकि ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए क्या करती है ट्रिब्यूनल, अदालत जो हमारी क्या करती है, वो कंपनी के लिए लिक्विडेटर सेंड करती है कि लो कंपनी को सारा मामला सेट करके आओ। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं द ऑडिटर और द ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के ऑडिटर्स को भी बुलाएंगे, क्योंकि कंपनी के ऑडिटर्स को मीटिंग तो अटेंड करनी बहुत ज़रूरी है। चाहे नोटिस मिले या ना मिले, फिर भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना, तो वो मीटिंग अटेंड तो ज़रूर करेगा। नोटिस ऑफ द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 द नोटिस ऑफ द एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल बी गिवन इन अ रिटन। कोई भी नोटिस होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, वो रिटर्न में होगा। कैसे होगा? वो रिटर्न में होगा। टू एवरी डायरेक्टर इन इंडिया एंड द अदर एवरी डायरेक्टर हु इज आउटसाइड इंडिया फॉर द टाइम बीइंग एट द हिज यूजुअल एड्रेस इन इंडिया नोटिस मस्ट बी स्टेटेड। मीन्स कि चाहे वो बाहर है चाहे अंदर है, कहीं भी है, नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस के अंदर सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। नोटिस क्या मेंशन करना पड़ेगा? डेट करनी पड़ेगी, टाइम करनी पड़ेगी, प्लेस करना पड़ेगा, प्लेस ऑफ द मीटिंग ये साथ में है, और एजेंडा ऑफ द मीटिंग। एजेंडा ऑफ द मीटिंग का एजेंडा आपको सेट करना पड़ेगा। समझ में आया? बिल्कुल आसान था। ऐसा लग रहा था ना कि आपको आता है। यस, आपको आता है, बस एक रीड करने की ज़रूरत है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि कैसे कैसे मीटिंग को बुलाया जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कॉरम और चेयरमैन और मिनट्स के बारे में। आगे तीनों के 3 पॉइंट ये है, मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ, कि काफ़ी सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मैम हमारी बुक में ये नहीं था, मैम ये नहीं था। सो प्रॉपर कन्वेइंग अथॉरिटी, ठीक है, प्रॉपर नोटिस नोटिस के अंदर 5 पॉइंट्स थे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कॉम की, चेयरमैन की एंड मिनट्स की। वैसे मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने ऑलरेडी पहले बोला था 4th चैप्टर के अंदर कि मैं इसको 5th में नहीं करवाऊंगी, बट फिर भी काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है मैम कॉरम को और चेयरमैन को अगेन रिपीट कर देना जब आप नेक्स्ट चैप्टर करवाओ। तो मैं क्या ओके, तुम्हारी रिक्वेस्ट और मेरा मैं करवा देती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं जाता मेरा। सो कॉरम स्टार्ट करते हैं। कॉरम क्या होता है? कॉरम किसी को अगर आइडिया है तो थोड़ा सा मन में सोचिए, थोड़ा सा माइंड के ऊपर प्रेशर डालिए कि कॉरम क्या होता है। कॉरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ अ डायरेक्टर, दैट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ अ मेंबर। अगर डायरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर होते हैं, अगर मेंबर की बात की जाए तो मेंबर होते हैं, दोनों हो सकते हैं। मीन्स कि अगर आपकी मान लीजिए ये कहते हैं ना कि कंपनी के अंदर मीटिंग को अटेंड करने के लिए कितने मेंबर चाहिए, मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, वो होता है कॉरम। मीन्स कि मिनिमम मेंबर तो इतने मेंबर इस मीटिंग के अंदर होने चाहिए, तभी वो वैलिड मीटिंग कहलाएगी। भाई अगर मैं कहूँ कि मेरी कंपनी में 5 लाख लोग हैं, 5 लाख मेंबर हैं, उसके अंदर सभी बंदे इंक्लूड है, डायरेक्टर भी है, CEO है भी, चेयरमैन भी, सब है, बट अटेंड कर रहे हैं केवल 2 पर्सन मीटिंग को, क्या वो वैलिड मीटिंग होगी?
नहीं ना, तो इनके लिए एक लिमिट रखी हुई है मिनिमम नंबर्स की कि कितने होने चाहिए। तो अगर आपकी ये बात की जाए, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, दो तरह की कंपनी होती है, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो क्या करोगे सर? तो अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो उसके अंदर मेंबर्स की लिमिट है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको लिमिट्स बताना चाहूँगी। मीन्स कि आपकी कंपनी के अंदर अगर मीटिंग होती है तो इतनी लिमिट्स तो होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो इफ़ ए नंबर ऑफ मेंबर इज़ 1000, अगर मेंबर कितने हैं 1000 है कंपनी के अंदर, तो कम से कम 5 मेंबर तो आने चाहिए भाई मीटिंग के अंदर। ये लिखा हुआ है 5 मेंबर तो आने चाहिए। अगर आपकी कंपनी के अंदर 5000 मेंबर हैं तो 5000 में से 10 मेंबर उस कंपनी की मीटिंग के अंदर आने चाहिए। अगर आपकी कंपनी के अंदर 5000 से ज़्यादा हो तो फिर क्या करोगे? फिर 15 मेंबर होने चाहिए, 15 से 30 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, मेंशन है कि इतने तो कम से कम ये है ना, ये कॉर्म है। और जब तक ये पर्सन नहीं आएंगे ना, मीटिंग स्टार्ट भी नहीं होगी। पता है इस बात का? जब तक ये पर्सन नहीं आएंगे ये मीटिंग स्टार्ट भी नहीं होगी। और इन केस अगर प्राइवेट कंपनी की बात करूँ तो प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 मेंबर ही कॉर्म के थ्रू, मीन्स की मिनिमम मेंबर 2 तो होने चाहिए। इन केस अगर ये नहीं आए तो क्या होगा भाई? अगर ये नहीं आए तो क्या होगा? आधे घंटे तक पर्सन जो बाकी, मान लीजिए मेरी कंपनी के अंदर 5000 मेंबर थे, ठीक है, 9 मेंबर तो आ गए हैं, एक मेंबर ट्रैफिक में फंस गया है, आ रहा था ट्रैफिक में फंस गया है, उसकी जो वेट है ना केवल आधे घंटे तक करेंगे, उसकी वेट 30 मिनट्स तक करेंगे। अगर वो आ गया ठीक है, और 31 मिनट्स पे आ गया ना, कोई मीटिंग नहीं होगी, वो मीटिंग पोस्टपोन्ड हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी अगले वीक के सेम टाइम पे, सेम डे के अंदर। ठीक है, मीन्स कि नेक्स्ट वीक एडजर्न हो जाएगी और उसी टाइम पे, सेम प्लेस पे, बट नेक्स्ट वीक में वो कंडक्ट जरूर होगी। दैट मीन्स कॉर्म एक मिनिमम नंबर ऑफ, मतलब बोला गया है, लिमिट है कि इतने नंबर तो मेंबर आने चाहिए। ठीक है, और कॉर्म के अंदर सभी वे चीज़ें बातें की जाती है जो मीटिंग के अंदर होती है। मीन्स कि कॉर्म तो एक तरह की मिनिमम लिमिट है कि इतने नंबर ऑफ मेंबर तो होने ही होने चाहिए। अब इसको पढ़े, देखो मीनिंग क्या लिखा हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मेंबर। ठीक है, एक सेकेंड, हु मस्ट बी प्रेजेंट फॉर अ मीटिंग टू बी ए वैलिड। अगर वो प्रेजेंट हुए मीटिंग के अंदर तभी मीटिंग वैलिड कहलाएगी। ठीक है, कॉर्म नंबर इज प्री डिफाइन इन अ कंपनी आर्टिकल। ये कहते हैं कि कॉर्म के जो नंबर होते हैं कंपनी आर्टिकल के अंदर डिफाइन होते हैं, अगर नहीं डिफाइन तो ये रूल फॉलो करेंगे। प्रॉक्सी आर नॉट काउंटेड टू बी ए पार्ट ऑफ द कॉर्म। प्रॉक्सी क्या होता है अभी हम सेक्शन 105 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 105 के अंदर इसको हम पढ़ेंगे कि प्रॉक्सी क्या होता है। बट आपको पता भी होगा, जैसे आपको ने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा क्या, आप खुद करते होगे कि क्लास में अटेंडेंस बोलनी है, प्रॉक्सी करवा देते हो, आपकी अटेंडेंस कोई और बोल देता है, आप किसी और की बोल देते हो, ये प्रॉक्सी तो होती है। इसी तरह से कंपनी में होती है, बट कंपनी में थोड़ा सा चेंज होता है, मोल्ड होता है। ठीक है, कहते हैं प्रॉक्सी इसमें काउंटेड नहीं होते कॉर्म में अगर बोले जाए तो। ठीक है, मीटिंग ऑफ अ कंपनी स्टार्ट ओनली व्हेन कॉर्म मेंबर इज एंटर्ड एंड पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग। ये कहते हैं कि कंपनी की मीटिंग स्टार्ट तभी होगी ओनली व्हेन, कब, जब वो पार्टिसिपेट, वो पूरी तरह से एंटर्ड हो जाएंगे। इन केस कॉर्म इज नॉट प्रेजेंट, अगर कॉर्म नहीं आया विद इन हाफ एन आवर के अंदर, मीन्स कि आधे घंटे तक नहीं आया, तो जो कमेंसमेंट ऑफ अ कंपनी है ना वो एडजर्न हो जाएगी, और एडजर्न होके नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट प्लेस पे, सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे और नेक्स्ट वीक के अंदर कंडक्ट होगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, ये हमने डायरेक्टर वाले चैप्टर में करा था। अभी फिलहाल हम मेंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेंबर्स के अंदर ये सभी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चेयरमैन के बारे में। चेयरमैन क्या होता है भाई? चेयरमैन है, मैंने आपको बताया, चेयरमैन वो पर्सन होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर क्या रखता है, निगरानी रखता है। डायरेक्टर के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज, बनाए गए रूल रेगुलेशन को क्या करता है, सुपरवाइज करता है कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, जो चेयरमैन क्या होगा, हेड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कई बार क्या करो आप मेरे साथ बोला करो कि आपको साथ साथ रिविजन हो जाए। ठीक है, तो चेयरमैन क्या होता है, अगर प्रोविजंस, नॉर्मल तो क्या होता है कंपनी के अंदर चेयरमैन होते हैं। इन केस चेयरमैन नहीं है तो चेयरमैन कैसे इलेक्ट करेंगे, वो भी प्रोविज़न के अंदर लिखा होगा। ये जो सिचुएशन लिखी हुई है वो सारी सिचुएशन है कि
अब मैंने आपको बताया चेयरमैन कैसे होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेगुलेट करते हैं, मीन्स कि उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। अगर बोर्ड चेयरमैन ही नहीं है, इन केस चेयरमैन कंपनी के अंदर नहीं है, तो क्या होगा, या तो वो प्रोविजंस के अंदर लिखा होगा कि कैसे उसको अपॉइंट करना चाहिए, प्रोविजंस के अंदर। अगर प्रोविजन में भी नहीं लिखा हुआ, एओ के अंदर भी नहीं लिखा हुआ, तो कैसे करेंगे, वो इसके अंदर हमें पढ़ना है चेयरमैन के अंदर। कहते हैं कि प्रोवाइड दैट अनलेस द एओ, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ तो क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग मेंबर शैल बी इलेक्ट वन ऑफ अमंग। पहले मैं ना समझाती हूँ, फिर तुम्हें ये थ्योरी पढ़ाती हूँ, ठीक है। देखो ये कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, ठीक है, नाम रख लो कुछ भी, ABC लिमिटेड कंपनी है मेरी। इस कंपनी के अंदर मीटिंग हो रही थी और मीटिंग के अंदर चेयरमैन की ज़रूरत है, बट चेयरमैन तो है ना भाई, अब क्या करें, तो चेयरमैन को कैसे इलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मीटिंग के अंदर जितने भी मेंबर बैठे ना, मान लीजिए मेरे पास A बैठा है, B बैठा है, C बैठा है, D बैठा है, E बैठा है, F बैठा है, ये सारे मेरे मेंबर हैं, ये मीटिंग हो रही है, ये बेंच की इधर साइड बैठे हैं सारे, ठीक है। तो ये क्या, इनके पास ना दो आइडिया है चेयरमैन को इलेक्ट करने के लिए। ये आपस में, मान लीजिए ये इधर साइड दो और पर्सन बैठे थे, ठीक है, ये थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा शेयर कैपिटल है इन कंपनी की, ठीक है। तो कहते हैं कि ये सारे पर्सन ये कहते हैं कि हम में से कोई सी एक को चेयरमैन बनना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं है तो ये करेंगे, चलो वोट कर लो, क्या कर लो, वोट कर लो। वोट जो होती है दो तरह से होती है, एक तो हम कहते हैं ना हाथ उठा लो, जो इसकी एक इसकी तरफ है, और वो हाथ उठा लो जो एक इसकी तरफ है, 1 बाय 1 करते हैं। तो एक होता है शो ऑफ हैंड, शो ऑफ हैंड मीन्स कि ऐसे हाथ उठाना, ऐसे हाथ उठा के कहते हैं ना कि हाँ मैं इसकी तरफ हूँ, एक तो ये है। एक होता है पोल के थ्रू, जिसके अंदर सीक्रेसी होती है कि ये नहीं पता चलता कि किस मेंबर ने किसको वोट दी, किस मेंबर ने किसको वोट दी। जैसे हम इलेक्शन के टाइम करते हैं, ना हम हाथ उठा के थोड़ी ना कहते हैं कि हाँ मैं इस तरफ हूँ, हाँ इस तरफ हूँ। ऐसे तो एक बार आप इस तरफ हो जाओगे, एक बार आप उस तरफ हो जाओगे, ऐसे तो पता नहीं लगेगा। तो पोल के थ्रू ज़्यादा सीक्रेसी रहती है, बट आप इन मेंबर के अकॉर्डिंग, ये मेंबर क्या है, कोई भी मेथड अपॉइंट मतलब यूज़ कर सकते हैं चेयरमैन को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, शो ऑफ हैंड यूज़ कर लिया। पहला पॉइंट हम यूज़ कर लेते हैं, उन्होंने हाथ उठा के यूज़ किया कि हाँ हाथ उठा लिए कि ये जो 4 मेंबर है ये इसकी तरफ है और ये 2 मेंबर इसकी तरफ है। अब तो नॉर्मल सी बात है, 4 एक तरफ है, 2 एक तरफ है, तो चेयरमैन कौन बनेगा, ये। अरे कैसा मजाक कर रहे हो, ये नहीं बनेगा, ये चेयरमैन ये बनेगा, राइट। तो चेयरमैन कौन बनेगा, चेयरमैन हमारा ये वाला पर्सन बनेगा, चेयरमैन बनेगा ए बना लेते ए, ठीक है। तो चेयरमैन एक तो होता है शो ऑफ हैंड, ऐसे करके दिखाना, ठीक है। अब यहाँ ये लाइन पढ़ते हैं, प्रोवाइड मेंबर शेल इलेक्ट वन अमंग देमसेल्फ, वो अपने आप में से चुनेंगे टू बी ए चेयरमैन, चेयरमैन को बाय किसके थ्रू, शो ऑफ हैंड, जो हमने अभी समझा है, हाथ उठा के। द सेक्शन फर्दर सेज दैट इफ अ पोल इज डीम्ड ऑन द, अब आगे आप पढ़ते हैं, समझते हैं, बाद में पढ़ेंगे। अगर इनमें से किसी एक ने बोल दिया नहीं ये शो ऑफ हैंड सही नहीं है, पोल के साथ करो, तो उसी टाइम पे जो क्या है, शो ऑफ हैंड के द्वारा जो इलेक्ट किया गया मेंबर है, मान लीजिए ये ए था, उसके पास जो पावर एकदम से आ गई थी, मान लीजिए इन्होंने सबने ये मान लिया, ठीक है जी हमारा चेयरमैन ये है, अभी सारी मीटिंग को शुरू कर दो। बट बीच में ये कहा कि इसको सुनने से पहले ना आपको एक और बात, छोटी सी मैं भूल गई थी पहले, एक और बात याद रखनी है कि क्या बात है, जब तक असली का मतलब कि जो रियल चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता तब तक इसके पास पावर रहेगी, उसके बाद वो पावर हट जाएगी, ठीक है। इन केस ऑफ द शो ऑफ हैंड, अगर हम पोल की बात करते हैं, इनमें से किसी एक मेंबर ने बोल दिया कि नहीं ये मेथड ठीक नहीं है, नहीं ये मेथड ठीक नहीं है, आप पोल के साथ चेयरमैन को सिलेक्ट करिए, तो क्या होगा, पोल के साथ होगा, और पोल के साथ इलेक्ट होने के बाद इस मेंबर को जो इलेक्ट किया था उसको कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये कहते हैं कि फर्दर सेज दैट द पोल इज डीम्ड ऑन इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन इलेक्ट शो ऑफ एंड शैल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ मीटिंग अंटिल, तब तक सम ऑफ अदर पर्सन इज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन एज अ रिजल्ट ऑफ पोल के रिजल्ट के आने तक, तब तक ये पर्सन उसके चेयरमैन बना रहेगा, ये वाला पर्सन। अगर पोल के केस में इसको चेयरमैन चुन लिया तो ये चेयरमैन होगा, और इसकी जो पावर है एक इसके ख़त्म हो जाएगी, फिर इसकी आ जाएगी।
इस तरह से हम चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। ये जो सेक्शन था सेक्शन नंबर 104। क्लियर हुआ? आसान था, कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत थी? एक तो चेयरमैन चुनना है, चेयरमैन नहीं है, एओ के अंदर भी नहीं लिखा हुआ, शो ऑफ हैंड के द्वारा कर सकते हैं, पोल के द्वारा कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ मीटिंग के जो चेयरमैन होते हैं और एनुअल जनरल मीटिंग का जो चेयरमैन होता है दोनों सेम होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आता है मोस्ट ऑफ। एक तो क्या बोलते हैं नॉर्मली जो शॉर्ट नोट आता है, कॉरम को एक्सप्लेन कीजिए, मिनट को एक्सप्लेन कीजिए, चेयरमैन को एक्सप्लेन कीजिए, एक तो ये आता है। और आपसे 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है और एनुअल जनरल की मीटिंग होती है, दोनों के चेयरमैन सेम होते हैं या अलग होते हैं? तो आपको आंसर देना है सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात है मिनट क्या होता है भाई? मिनट क्या होता है? अभी मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था, मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, मिनट यहाँ पे बताया था कि जितना भी मीटिंग हुई है, मीटिंग के अंदर बातें हुई हैं, उनको क्या करना, एक बुक के अंदर रिकॉर्ड करना कि किसी भी तरह से अगर हम किसी को एक्सप्लेन करना हो कि इस मीटिंग में ये है, तो आप उस रिकॉर्डिंग को या फिर उस बुक ऑफ रिकॉर्ड को आप शो कर सकते हैं। इस मीटिंग के अंदर ये हुआ था। सिंपल सा लॉजिक है। तो ज़्यादा एक्यूरेसी भी रहती है, सीक्रेसी भी रहती है ना, कि किसी के ऊपर ये भी नहीं होता कि हाँ इसने झूठ बोला होगा, इसने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बोला होगा। मिनट बुक को अगर आप शो कर दिखा देते हो, अगर किसी पर्सन ने क्या है मीटिंग को अटेंड नहीं किया, तो क्या हो जाता है, मिनट बुक की हेल्प से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी रिकॉर्ड किया जाता है मीटिंग के दौरान, मीटिंग के अंदर हुई बातें, उनको एक रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें बोला जाता है मिनट। और मिनट बुक को बोला जाता है पूरी तरह, जैसे कि मेरी कॉपी है, इसको मैं बुक बोल देती हूँ। ये कंपनी लॉ की बुक है, कंपनी लॉ के नोट्स हैं, दैट्स इट। मीन्स a record that is a keep for the proceeding of a meeting under section 111 जल्दी से सेक्शन रिवाइज कीजिए। 111 101 नोटिस, 104 चेयरमैन, 118 मिनट, 105 भी हम करेंगे प्रॉक्सी का। सेक्शन 118 of a company 2013, every company must record the minute of every meeting by making the entry in a minute book। ये कहते हैं कि हर एक कंपनी को बहुत ज़रूरी है, जब भी वो मीटिंग करने के लिए जाए ज़रूरी है कि वो मिनट बुक को प्रिपेयर करें। ठीक है, क्योंकि इसका पर्पस ये रहता है विदिन 30 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द एवरी मीटिंग। इसके अंदर ना हर एक मीटिंग का कंक्लूजन होता है। ठीक है, मीन्स कि जितनी भी बातें इसके अंदर हुई होगी वो इसके अंदर रिकॉर्ड होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द अदर मेंबर मस्ट बी कीप इट्स सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट, सेपरेट बुक विद देयर पेज कॉन्सिक्वेंसली नंबर ईच पेज आर साइन एंड लास्ट पेज मस्ट बी डेट एंड साइन बाय द चेयरमैन ऑफ द सैड मीटिंग। ये कहते हैं कि जितनी भी मीटिंग हुई होगी ना इसके अंदर, उन मीटिंग के जो रिकॉर्ड होगा वो एक तो वो होगा, और हर एक जो डायरेक्टर्स होते हैं, हर एक जो मेंबर होते हैं, वो अपनी सेपरेट बुक भी बना सकते हैं, अपनी सेपरेट बुक भी बना सकते हैं उन सेपरेट बुक के ऊपर। और इस मिनट बुक के, जैसे कि इस बुक के एंड में सभी के साइन होंगे, और सभी के साइन के साथ साथ चेयरमैन भी उसके ऊपर साइन करेगा कि हाँ इस मेंबर ने मीटिंग को अटेंड किया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये साइन क्यों करवा रहे भाई, साइन क्यों करवा रहे हैं? साइन करवाने का मेन रीज़न ये है कि इससे ये पता चल जाए कि इस मीटिंग को किस किस ने अटेंड किया था, उस दिन मीटिंग के अंदर कौन कौन आया था। ठीक है, इन केस ऑफ द मीटिंग ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द मिनट मस्ट बी आल्सो कंटेन द नेम ऑफ अ डायरेक्टर। ये कहते हैं कि जो डायरेक्टर्स के नेम भी मेंशन होते हैं, पर्सन के नेम भी मेंशन होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, मिनट को रिकॉर्ड करने किसके अकॉर्डिंग प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 118 ऑफ अ कंपनी एक्ट 2013। बिकॉज ये एक तरह से एविडेंस होता है। ये लाइन लिखी हुई है, शैल बी द एविडेंस ऑफ द प्रोसीडिंग रिकॉर्ड देयर इन। उसके अंदर हर तरह का रिकॉर्ड होता है ना, तो इसलिए एविडेंस की तरह काम करते हैं। कई बार क्या होता है, कंपनी के अंदर क्या है, इलीगल काम हो जाते हैं। कहेंगे कि उस मीटिंग के अंदर हुआ था, उस मीटिंग के अंदर खुद बोला था उसने, पर्सन ने, चेयरमैन ने खुद बोला था कि ऐसा करेंगे, और वो इलीगल है। बट चेयरमैन के लिए, सिक्योरिटी के लिए मिनट बुक को उठाएगा और वो कहेगा कि देखो इसके अंदर ये रिकॉर्ड हुआ था। वो ऑडियो में भी हो सकता है, वीडियो में भी हो सकता है, नॉर्मली भी हो सकता है, मैनुअली भी हो सकता है, बट रिकॉर्ड ज़रूर होगा। यूज़फुल क्या है,
नॉट ओनली फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उन सभी पर्सन के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो उस दिन मीटिंग में नहीं आए थे। बिकॉज जैसे कि हम क्लास के अंदर एक दिन अब्सेंट हो जाते हैं तो नेक्स्ट डे आकर हम क्या करते हैं, साइड वाले की कॉपी लेकर हम क्या करते हैं, पिछला होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से मिनट बुक होती है, अगर जिस दिन उस दिन मीटिंग के अंदर कोई पर्सन नहीं आया तो मिनट बुक को उठाएंगे और देखेंगे मीटिंग में हुआ क्या क्या था। ठीक है, क्लियर द डाउट, सभी के डाउट क्लियर कर देते हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। इफ एनी मेंबर, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन आर द अपॉइंटेड एंड द रिटायर, इट्स आल्सो डिक्लेयर इन द मीटिंग सो दैट ऑल द मैटर इज रिकॉर्ड इन द मिनट। सभी तरह के मैटर इसके अंदर रिकॉर्ड होती है। आई होप अब आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि 5 रिक्विजिस्ट क्या क्या थे। एक बड़ी जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो कि बहुत ही छोटा सा है, 20 से 22 मिनट का है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर ये तो 4th चैप्टर खुल गया। यहाँ पर हमने बात की थी प्रॉपर अथॉरिटी होती है, ये हमने पढ़ लिया, नोटिस पढ़ लिया, 21 डेज़ का होता है, कौन कौन कैसे 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 प्रोसीडर किया जाता है, कॉर्म पढ़ लिया, चेयरमैन पढ़ लिया, मिनट बुक पढ़ लिया। ये हमारे 5 रिक्विजिस्ट फॉर ए वैलिड मीटिंग के लिए थी। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सबसे पहले हम ई वोटिंग पढ़ेंगे। ई वोटिंग के बाद हम वोटिंग पोल और प्रॉक्सी पढ़ेंगे। ई वोटिंग क्या होता है? ई वोटिंग समझते हैं, ई मेल करना, ई मैसेज करना, मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक मेथड को यूज़ करके हम अपने वोट देते हैं। ठीक है, अब तो हमें क्या करना पड़ता है जब हम इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि सभी पर्सन, सभी स्टूडेंट इस चीज़ से मतलब जानते हैं कि इलेक्शन क्या होता है। हम क्या करते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं, फिर पोलिंग बूथ आता है, वो हमारे ऐसे यहाँ पर ब्लू कलर के साइन लगाएगा, देन फिर हमें एक टिकट मिलेगी, देन फिर हम उस बॉक्स के अंदर जाके हम क्या लगाएंगे, बटन दबाएंगे। ये होता है वोटिंग करना। बट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मेन इसमें एडवांटेज ये है कि आप घर बैठे बैठे भी वोटिंग कर सकते हो। आप घर बैठे बैठे भी अपने ऑफिस के अंदर, अपने घर के अंदर, आप ये कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब भी कर सकते हो भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का ये पर्पज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी तो करते हैं, जैसे हम गूगल पे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, कहीं बैठे हो कहीं और पैसे भेज रहे हो, बिना आए जाए हो रहा है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। ये एक तरह का सिक्योर्ड सिस्टम होता है। ठीक है, और ये देखो, ये मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी बच्चे मुझसे ज़्यादा यूज़ करते होंगे, है ना। सो यहाँ पे देखो, वोटिंग बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, ये क्या एक तरह का सिक्योर्ड सिस्टम है। बेस्ड प्रोसेस ऑफ द डिस्प्ले ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ द बैलेट्स का मतलब होता है जैसे कि हमारे जो पेपर वर्क होता है ना, उनको रिड्यूस कर देता है। नॉर्मली जब हम पहले वोटिंग करते तो पेपर, मैंने आपको बताया ना, एक चीट देते थे, वो पेपर वर्क कम हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो जाता है। वोट फॉर द मेंबर एंड द नंबर ऑफ वोट पोल इन फेवर और अगेंस्ट, जो वोट दी जाएगी या तो फेवर में दी जाएगी या फिर अगेंस्ट में दी जाएगी। इसी तरह से नॉर्मली हम करते थे बिना इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करके, है ना। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रूल, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है किस किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पहले उनको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कौन नहीं कर सकता? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेशन प्लेटफॉर्म वाले कंपनीज नहीं कर सकती, जिनका छोटा व्यापार है वो नहीं कर सकते। और दूसरे, जिन कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो 1000 से कम है, मीन्स की एक लिमिट आ गई, एक क्राइटेरिया आ गया है कि एक तो 1000 से ऊपर मेंबर होने चाहिए तभी आप कर सकते हो। नेक्स्ट यही है कि ई वोटिंग एप्लीकेबल फॉर द अदर कंपनी, इनको छोड़ के सारी होगी, नॉर्मल सी बात है, जिनकी 1000 तो मेंबर होंगे। और ऐसे पर्सन जो क्या होंगे, ऐसी कंपनियां जो बड़ी लार्ज एंटरप्राइजेशन है ना, बड़ी संस्थाएं हैं। इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड होनी चाहिए। लिस्टेड मीन्स कि ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है। स्टॉक एक्सचेंज पता होगा, सेबी के बारे में पता होगा। सेबी मीन्स की स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। तो उसके अंदर वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, तभी वो कंपनी ई वोटिंग कर सकती है। अब इसके प्रोसेस के बारे में आ जाती है। जैसे हमें क्या करना पड़ता है, गूगल पे मान लीजिए
मान लीजिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से जैसे मेरे वीडियो लिंक भी चाहिए होता है वीडियोस का और नोट्स भी चाहिए होते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद उसमें नंबर भी रजिस्टर्ड होता होगा, है ना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। देन उसके बाद आपके पास एग्री का ऑप्शन आता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसी तरह से ई वोटिंग के अंदर भी होती है। अगर कोई कंपनी करना चाहती है ई वोटिंग, तो सबसे पहले उसके जो शेयर है लिस्टेड होने चाहिए और 1000 से ज़्यादा मेंबर उस कंपनी के अंदर होने चाहिए, तभी वो चूज़ कर सकती है एक ऐसी एजेंसी को जो इस तरह के प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करती है। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए मेरे पास मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है और मेरे पास 1000 मेंबर भी है, बट मेरे को जो क्या है, मेरे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे पास वो टेक्निक नहीं है कि मैं जहाँ पर ई वोटिंग कर सकूँ। तो मैं एक ऐसी एजेंसी को सिलेक्ट करूँगी जो करंटली इस तरह के प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है जो कंपनी है उस प्लेटफॉर्म पे तो आ जाएगी, उस प्लेटफॉर्म पे तो उसने रजिस्टर्ड कर लिया है, अपने आप को मतलब लॉगिन कर लिया होगा, सॉरी लॉगिन नहीं किया, उसने सिलेक्ट तो कर लिया वो एजेंसी। बट इस टाइम अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहेंगे, वो कंपनी क्या करेगी, रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफ़र एजेंट के थ्रू उस प्लेटफॉर्म पे क्या करेगी, शेड्यूल ऑफ ऑन इट्स वेबसाइट। दैट मीन्स उस वेबसाइट के ऊपर अपनी मीटिंग की, अपनी ई वोटिंग के लिए शेड्यूल फिक्स करेगी, टाइम फिक्स करेगी। आरटीए का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफ़र एजेंट। मैं लिख भी देती हूँ, एक सेकेंड। रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट, ठीक है। इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, ई वोटिंग का जो शेड्यूल है वो वहाँ फिक्स कर दोगे। और इसके साथ साथ आप क्या करोगे, कंपनी विल बी अपलोड द रेजोल्यूशन ऑन द वोटिंग इज रिक्वायर्ड एंड जनरेट, मीन्स कंपनी क्या करेगी, रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन अपडेट कर देगी और साथ में अपलोड ये भी करेगी कि ईवीएसएन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग स्कीम नंबर जो होती है, सीक्वेंस नंबर की किस पर्सन को क्या नंबर दिया जाएगा, किस पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इवन नंबर भी दिया जाता है। मीन्स कि एक तरह से नंबर दिया जाता है, जैसे कि आपको वैक्सीनेशन करवाना था, आपकी वैक्सीनेशन के लिए एक सीक्रेट कोड देते थे, साथ में नंबर भी बताते थे कि आपका इतने नंबर है, इतने बजे आना है। तो इसी तरह से कंपनी के अंदर भी होता था, ठीक है। तो ये जो एजेंसी थी, ये जो नोडल्स थे, ये CDSL और NSDL, ये जनरेट करते थे उन मेंबर्स के लिए जिनके लिए इवन नंबर ओड नंबर जनरेट किया गया था, उनके लिए पासवर्ड जनरेट करते थे। और ये जो पासवर्ड है फिर उन्हें भेज दिया जाता था शेयर होल्डर को, प्रिंट करके सिक्योर्ड मैनर से उनके पास सेंड कर दिया जाता था। फिर क्या होता था, वो वोट करते थे, वोट का रिजल्ट आ जाता था और रिजल्ट का जो वोट का रिजल्ट है वो बहुत ही कम टाइम पीरियड में आता था, ठीक है। 4 प्रोसेस है, 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा जब हम वोटिंग कर रहे हैं। 4 प्रोसेस से क्या गुजरना पड़ेगा, सबसे पहले एजेंसी सेलेक्ट करनी होगी कि कौन सी एजेंसी ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। फिर हमें वहाँ पर शेड्यूल फिक्स करना होगा। शेड्यूल फिक्स करने के बाद जो वहाँ के जो नोडल है, ये जो एजेंसी है वो क्या करेगी, पासवर्ड जनरेट करेगी उन मेंबर का, और पासवर्ड जनरेट करने के बाद उन्हें फॉरवर्ड कर देगी, फिर वो वोटिंग करेंगे, वोटिंग का रिजल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है वोटिंग का रिजल्ट कितने दिन में आएगा। क्वेश्चन ये आता है वोटिंग का रिजल्ट ई वोटिंग में कितने दिन के अंदर आएगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट है कि 1 to 3 डेज़ के अंदर क्या होता है, वोटिंग का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। मीन्स कि ना तो वोटिंग 1 दिन से कम होगी और ना ही वोटिंग 3 दिन से ज़्यादा होगी। 1 to 3 डेज़ तो इसके अंदर लगेंगे, इससे ना तो ज़्यादा लगेंगे ना कम लगेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज बहुत सिंपल है, मैं फटाफट पढ़ देती हूँ, फिर हमें क्या करना है, वोटिंग, प्रॉक्सी एंड पोल पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, पोस्टल वोटिंग विल बी रिड्यूस एज देयर विल बी नो नीड ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर। नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और किसी भी तरह की वेरिफिकेशन, सिग्नेचर की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टिसिपेशन ऑफ द शेयर होल्डर इंक्रीज, मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आने जाने की जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज दे कैन वोट फ्रॉम देयर होम एंड ऑफिस, वो कहीं से भी वोट कर सकते हैं, अपने घर से भी, अपने ऑफिस से भी कर सकते हैं। इट इज़ अ सिक्योर सिस्टम होता है, ठीक है। पेपर वर्क जो क्या है कम कर दिया गया है। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट मीन्स 1 to 3 डेज़ के लिए अंदर आ जाते हैं। एलिमिनेट द नीड ऑफ द
अपॉइंटिंग ए प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी को एलिमिनेट करता है, क्योंकि अगर आप किसी भी टाइम किसी भी प्लेस पर रहकर आप काम मतलब वोटिंग कर सकते हो तो नॉर्मल सी बात है प्रॉक्सी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रॉक्सी भी पैसे लेता है भाई, इसकी भी कॉस्ट आपके पास कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गया, जो आपने वोट डाली है तो आपको दिखाई देगी कि हाँ आपने सही डाली है, आपको ये बाद में भी रिजल्ट दिखाई देगा कि आपने जिसको डाली है वो जीता है या नहीं जीता। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो डिसएडवांटेज ऑफ द वोटिंग एलिमेंट्स की, यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है, कई बार क्या है नेटवर्क के कनेक्शन के कारण आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले, आपकी वोटिंग कहीं और डल जाए, तो ये कहते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द शेयर होल्डर अबाउट द न्यू प्रोसेस ऑफ द ई वोटिंग। न्यू प्रोसेस जो है ई वोटिंग की उसके बारे में है, कई बार क्या होता है शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, ये कहते हैं कि ज़्यादा चांसेस होते हैं मिस यूज़ के, अगर आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी गलत हाथों में पड़ जाए तो वो बहुत मुश्किल की बात हो जाती है, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। अगर आपने एक बारी नेक्स्ट और डन कर दिया तो वो पॉइंट आपका रीबैक होके अल्टर नहीं होगा, दैट मीन्स रीबैक होके ठीक नहीं होगा। नो मैनिपुलेशन दैट मीन्स नो चेंज। ये था आपका ई वोटिंग, समझ में आया, बहुत आसान था ना। अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये आप देखो, ये इतना बड़ा चैप्टर था, अभी हम आपको बताते हैं मैंने कितना करवा दिया, यहाँ तक करा दिया। ये जस्ट 1.5 पेज रहता है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट है वो मैंने करवा दिया ई वोटिंग के बारे में। ये सारा यही था प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोटिंग, पोल एंड प्रॉक्सी। वोटिंग क्या होता है, वोटिंग के बारे में मैंने आपको समझा दिया। वोटिंग कैसे करते हैं, वोटिंग का मतलब होता है वोट देकर किसी को या तो जिता देते या फिर हम हरा देते हैं, है ना। मीन्स कि या तो आप फेवर में करते हो या उनके अगेंस्ट में करते हो। ठीक है, तो वोटिंग द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, आपको दिखाई दे रहा है, द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एंड एंटाइटल्ड टू अटेंड द कंपनी जनरल मीटिंग एंड हैव अ राइट टू वोट देयरिन। हर एक शेयर होल्डर को कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अटेंड करने का राइट होता है और उसके अंदर वोट देने का अधिकार होता है। एज अ रूल नो कंपनी कैन डिनाई और रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ टू वोट ऑफ इट्स शेयर होल्डर। कोई भी कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को रोक नहीं सकती कि नहीं तुम नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते। बट ऑल द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी डू नॉट हैव द सेम राइट। बट सारे शेयर होल्डर के सेम राइट भी नहीं होते, क्योंकि बाय द डिफ़ॉल्ट कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास क्या है 10,000 शेयर होल्डर है। ठीक है, उनमें से 9,000 तो शेयर होल्डर ऐसे जिन्होंने क्या है कंपनी के प्रति जो उनकी लायबिलिटी बनती थी, कंपनी के प्रति जो उनका दायित्व बनता था वो उन्होंने पूरी तरह से पे ऑफ कर दिया। बट कुछ एक जो शेयर होल्डर जो रिमेनिंग बच गए 1,000 जो शेयर होल्डर है उनकी कॉल इन एरियर रहती है, मीन्स कि उनके द्वारा पैसा देना रहता है, मीन्स कि कंपनी को पैसा लेना है उनकी रहती है, तो उनको वोट करने का राइट नहीं मिलेगा जब तक वो पूरी तरह से कंपनी की जो संपत्ति है वो लौटा नहीं देंगे, तब तक उन्हें वोट करने का राइट नहीं मिलेगा। इनको मिल जाएगा क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से पे ऑफ कर रखा है। इसलिए कहते हैं कि सभी शेयर होल्डर के सेम राइट नहीं होते। अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसिस ए कंपनी में रेस्ट्रिक्ट द शेयर होल्डर राइट्स टू वोट। उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर सकती है वोट करने के लिए अगर उन्होंने पे ऑफ लायबिलिटी नहीं की है तो। ठीक है, डिफरेंट टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, डिफरेंट टाइप की राइट होते हैं वोट करने के, या फिर आप उसको वोट करने के लिए मनाही कर सकते हो। तो वोट हमारी 2 तरह से होती है, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड, वोटिंग बाय पोल। वो आपको समझ में आ गया कैसे मैंने समझाया था आपको, तो यही होता है। इसके अंदर दोनों के अंदर ये 2 डिफरेंस, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा आ जाता है एग्जाम के अंदर। दोनों के अंदर ये डिफरेंस है कि जो वोटिंग ऑफ शो ऑफ हैंड है वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं होती, सीक्रेसी नहीं होती। बट वोटिंग बाय पोल ये क्या होता है, सीक्रेट होते हैं, मीन्स कि किसी को ये नहीं पता चलता कि आपको कैसे कहाँ वोट दी या आपने कहाँ कैसे नहीं दी, जैसे हम इलेक्शन के टाइम देते हैं, राइट। ये समझा तो दिया मैंने, अभी समझाया तो आपको, जब मैंने आपको ये समझाया था, चेयरमैन को समझाया था इसकी शो ऑफ हैंड क्या होता है, वोटिंग बाय पोल क्या होता है। दोबारा से रिपीट करना है, हाँ जी दोबारा से रिपीट करना है, ठीक, दोबारा से नहीं करना, ठीक है। मैं यही बोल रही थी ना कि इसलिए मैंने बोला था कि पहले आप थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर सुनो। चेयरमैन के टाइम पे जब मैंने चेयरमैन ने समझाया था, मैंने उस टाइम पे आपको बताया तो था कि शो ऑफ हैंड क्या मतलब होता है कि हाथ उठा के ऐसे दिखाना होता है, हाथ उठा के ऐसे दिखाना होता है कि हाँ
ये पर्सन इस तरफ है, ये पर्सन उस तरफ। मान लीजिए मेरी क्लास के अंदर 200 बच्चे बैठे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। 200 बच्चों में से ये पूछूं कि अभी किसको ये टॉपिक दोबारा से समझना है और किसको नहीं समझना, जिसको समझना है वो हैंड रेज करो। तो अगर 100 से ज़्यादा बच्चों ने हैंड रेज किया तो दैट मीन्स मुझे समझाना पड़ेगा, दैट मीन्स उसके फेवर में है। अगर नहीं हुआ तो उसके फेवर में नहीं है, दैट्स इट। वोटिंग बाय पोल मीन्स कि आपको एक पोल दे दिया जाएगा, मीन्स कि एक कागज़ दे दिया जाएगा, आप उसके ऊपर लिख के आना, जैसे होता है नॉर्मली, ठीक है। आ गया समझ में। और दूसरी बात इसके अंदर आता है कि जो प्रॉक्सी होता है ना, प्रॉक्सी के अंदर ही समझाऊंगी, वैसे मैं आपको थोड़ा बता भी देती हूँ कि प्रॉक्सी जो क्या है, शो ऑफ हैंड के थ्रू वोटिंग नहीं कर सकता, ओनली वो वोट कर सकता है पोल के थ्रू, वो शो ऑफ हैंड के थ्रू वोट नहीं कर सकता, ठीक है। वोटिंग हो गया, पोल हो गया, समझ में आ गया। वोटिंग हो गया, पोल हो गया, प्रॉक्सी रह गया। प्रॉक्सी 5 से 6 मिनट का बातें हैं। प्रॉक्सी देखिए, मैंने कहाँ लिखा हुआ है प्रॉक्सी भाई। अच्छा, आपको मेरे से एक बात में से जल्दी से रिप्लाई देना, जल्दी से मतलब कमेंट करके जल्दी बताना कि जो प्रॉक्सी होता है आप कैसे करते हो। आपकी अपने जो कॉलेज के अंदर आप करते हो, मेरी क्लास के अंदर जब आप अटेंडेंस लगवाते हैं ना, 24 का 52 लगवा देते हो, 52 का 24 लगा देते हो, वो क्या होता है? वो भी प्रॉक्सी होता है। एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम किसी का होता है, एग्ज़ाम देने कोई और आता है, वो भी क्या होता है? प्रॉक्सी होता है। मीन्स कि अगर एक पर्सन, यहाँ पे ये पर्सन है मिस्टर, मान लीजिए मैं ही मिस्टर ए, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं थी यहाँ पर यूएसए के अंदर, ठीक है, और मैं हूँ इंडिया की कंपनी का शेयर होल्डर, ठीक है। इंडिया की कंपनी ने क्या किया, एक मीटिंग बुला ली, ठीक है, और उस मीटिंग में जाना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि मीटिंग की सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी मैं उस मीटिंग के बारे में, उस कंपनी के बारे में सही तरह से डिसीजन ले सकती हूँ, सही तरह से उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकती हूँ। बट मैं एकदम से उसमें तो नहीं जा सकती, 21 दिन का नोटिस मिले तब भी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, 3 महीने के अंदर काम होना है मेरा, तो 21 दिन में तो वैसे भी नहीं आ सकती मैं, है ना। तो मैं क्या करूँगी, मेरे बदले मेरे भाई को भेज दूँगी उनके पास, कंपनी के पास, कि जाओ मेरी जगह पर तुम वहाँ पर इस इंडिया की कंपनी के अंदर मेरी जगह पर अटेंडेंस लगाओ और उन सारी बातों को सुनो, ध्यान से सुनना। कि ये जो प्रॉक्सी है दो ही काम कर सकता है, एक तो सारी बातों को सुन सकता है कि क्या क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, और दूसरा वो वोट डाल सकता है। और वोट कैसे डाल सकता है? बाय पोल, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, बाय पोल। और वो सुन सकता है, उसे स्पीक मीन्स कि इसे बोलने का अधिकार नहीं होता प्रॉक्सी को। ये क्या है, मेरा ब्रदर वो क्या है, प्रॉक्सी है, जो मेरी जगह पर गया है, ठीक है। और इस प्रॉक्सी की इन्फॉर्मेशन मुझे कंपनी में भी तो भेजनी होगी ना, या उसको ऐसे ही भेज दूँ कि जा मेरी जगह पे ऐसे लिखा, मेरी जगह पे वोट दिया, मेरी जगह पर इन्फॉर्मेशन लिया, ऐसे थोड़ी ना होगा। तुम तो कर देते हो, एग्ज़ाम में कर देते हो, तुम तो अटेंडेंस में भी कर देते हो, इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं हो, है ना। बट मुझे तो देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक लीगली काम कर रही हूँ, मुझे एक लीगली मीटिंग अटेंड करनी है। तुम लोग करते हो इलीगल। अब ये कैसे कमेंट आ रहे हैं कि नहीं ऐसा ही होता है। जो नॉर्मली प्रॉक्सी करते हो आप कॉलेज के अंदर, बंक लगा देते हो, मेरी जगह पे कहीं और किसी को बिठा देते हो, ये क्या होता है, प्रॉक्सी ये होता है, बट वो इलीगल होता है। यहाँ पर ये लीगली काम हो रहा है, तो मुझे पहले इंटीमेशन देना पड़ेगा, मुझे पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कंपनी को कि कंपनी मैं नहीं आ सकती, मेरी जगह मेरे प्रॉक्सी आने वाला है। ये जो इन्फॉर्मेशन है 48 आवर्स के अंदर कंपनी की मीटिंग की अटेंड होने से, मीन्स की कंपनी की मीटिंग स्टार्ट होने की 48 आवर्स से पहले, जिसकी 2 दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँच जानी चाहिए। और प्रॉक्सी की सारी डिटेल कि प्रॉक्सी कौन है, कहाँ से है, कौन लगता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, कैसे है, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉक्सी के बारे में होगी, ठीक है। समझ में आया? प्रॉक्सी का मतलब कंपनी के अंदर क्या होता है। अगर मैं आपको बताती हूँ, ये नॉर्मली जो प्रॉक्सी है अपॉइंट आप कर सकते हो कंपनी के अंदर, अगर प्रोविज़न में लिखा होगा तो ही, प्रोविज़न के अंदर अगर लिखा होगा तभी आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। अगर प्रोविज़न के अंदर नहीं है तो प्रॉक्सी भी नहीं है, ठीक है। दूसरे बात कहते हैं मीन्स कि प्रॉक्सी कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। पहली बार आर्टिकल के अंदर लिखा होना चाहिए, मेंशन द प्रोविज़न ऑफ अ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के बारे में मेंशन होना चाहिए प्रोविज़न के अंदर, ठीक है।
रिक्वायर फॉर ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल, प्रॉक्सी वही कंपनी अपॉइंट कर सकती है, वही कंपनी के शेयर होल्डर अपॉइंट कर सकती है जिनके पास शेयर कैपिटल होती है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा केस ये आ जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये बहुत बड़ा राइट है। क्या राइट है कि अगर किसी कंपनी के पास प्रोविज़न में लिखा भी हुआ है प्रॉक्सी आप अपॉइंट कर सकते हो, उसके पास शेयर कैपिटल भी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया ना, नहीं तुम अपॉइंट नहीं कर सकते प्रॉक्सी को, तुम अपॉइंट नहीं कर सकते प्रॉक्सी को किसी भी हालत में, तो चाहे आपके पास प्रोविज़न हो, चाहे आपके पास शेयर कैपिटल हो, फिर आपकी तो कैंसिल ही होगा। क्या लिखा हुआ है, गिव अ परमिशन दैट ए स्पेसिफिक कंपनी इज नॉट एबल टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी इवन इट मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल। चाहे आपके पास आर्टिकल में हो, चाहे आपके पास शेयर कैपिटल हो, आप एबल नहीं हैं, सेंट्रल ने मना कर दिया तो आप नहीं कर सकते। सीजी बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है, समझ में आया प्रॉक्सी। अब हम इसको पूरी तरह से हम ऐसे अंदर से पढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारे प्रॉक्सी को, लास्ट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड है ये टॉपिक प्रॉक्सी, क्योंकि आप सभी बच्चे करते हो और आप सभी को इतनी जल्दी समझ में आया होगा, बस बहुत जल्दी समझ में आया होगा, है ना। तो ये तो हो गया वोटिंग इन ए कंपनी बाय शो ऑफ हैंड मीटिंग, ये हो गया। आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। जल्दी से चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए भाई, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है। पहले नोट्स बनाओ, देन उसके बाद फिर उसके मैं आपके लिए पढ़ाती हूँ, देन उसके बाद उसको अपलोड करना होता है, देन ये भी देखना होता है कि किसको क्या दिक्कत है। तो एक लाइक नहीं कर सकते, एक अच्छा सा कमेंट नहीं कर सकते कि मैम समझ में आया है, ये समझ में नहीं आया। अगर कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता ना, तो उसके ऊपर ज़रूर कमेंट करना, और साथ में जिस टॉपिक के ऊपर दिक्कत है, मान लीजिए किसी बच्चे को वोटिंग बाय पोल के ऊपर दिक्कत है, तो उसको स्पेशल मेंशन कीजिए, फिर मैं उसको रिप्लाई तभी करूँगा। आप ये कह देते हो मैडम समझ नहीं आया, तो मैं क्या समझूँ भाई तुम्हें क्या समझ नहीं आया, तो प्रॉपर पहले मेंशन तो करो तुम्हें क्या चीज़ नहीं समझ में, प्रॉपर मेंशन करो। टाइम वेस्ट ऐसे होता है कि नहीं मैम ये नहीं समझ में है। अब अभी मैंने प्रॉक्सी कहाँ खत्म किया, मैंने तुम्हें ही बोला है भाई कि प्रॉपर पहले जब लिखते हो ना कि मैम समझ नहीं आया, तो समझ में नहीं आया तो साथ में लिखा करो कि मुझे प्रॉक्सी नहीं समझ में आया। अभी मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर ही समझाया है, पर अभी मैं इसको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने अभी एग्जाम्पल समझा है। एक ही बच्चा है 200 बच्चों में से जो बोल रहा है कि मैडम समझ नहीं आया। क्या बात है, बहुत हिम्मत है भाई तेरे में, वेरी गुड। देखो बच्चे अब ध्यान से सुनना, प्रॉक्सी सेक्शन 105 के अंदर आता है। कंपनी मीटिंग होती है, ठीक है। कंपनी की मीटिंग के अंदर मेंबर जो है वो जो प्रॉक्सी है वो अटेंड कर सकता है और वोट कर सकता है, वो बोल नहीं सकता, ठीक है। पहली बात गांठ बांध लो, लिख लो साथ साथ, जिसको समझ नहीं आ रहा कि प्रॉक्सी क्या कर सकता है, मीटिंग को अटेंड कर सकता है, वोट दे सकता है, वोट दे सकता है वो भी पोल के थ्रू, और वो क्या नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, ठीक है। ये बोल नहीं सकता, चुप रह के सुनेगा, ठीक है। प्रॉक्सी ऑन द बिहाफ ऑफ द समबडी, वो किसी के बिहाफ पर होता है, किसी के बिहाफ पर होता है, मीन्स कि आपके बिहाफ पर, ठीक है, आपके बिहाफ पर कोई और आ रहा है। मे और मे नॉट बी मेंबर ऑफ अ कंपनी, ज़रूरी नहीं है कि वो मेंबर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो मेंबर भी ना हो, ठीक है। ये कोई मैटर नहीं करता कि वो मेंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बट वो प्रॉक्सी कोई और होता है आपके अलावा, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि एनी मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग कैन बी आल्सो बी अपॉइंटेड बाय एनी अदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी हु शैल आल्सो हैव द राइट टू अटेंड द वोट एट द मीटिंग। यही बातें बार बार लिखी हुई है, ठीक है। मेंबर प्रॉक्सी अलाउड कब होगा, अलाउड तब होगा जब उसे अटेंड करने का मौका दिया जाता है, वोट करने का मौका दिया जाता है। इन केस अगर वोट नहीं करने का मौका नहीं है, दैट मीन्स उसे किसके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, उसने कुछ कंपनी को दे ना रखा हो, कंपनी की लायबिलिटी उसके ऊपर पड़ी हो, कॉलिन एरियर है, पैसे रहते हैं उसको पर्सन के देने, किसको, कंपनी को देने रहते हैं। एनी सम ड्यू रहते हैं, मीन्स की आउटस्टैंडिंग है, लियोन शेयर है, मीन्स की किसी भी तरह का उधार है, ठीक है। प्रॉक्सी कांट बी स्पोक एट मीटिंग, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइन। प्रॉक्सी कभी भी मीटिंग के अंदर नहीं बोलेगा, प्रॉक्सी केवल अटेंड करेगा और वोट करेगा, ठीक है। वोट डन थ्रू द पोल, नॉट शो ऑफ हैंड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी, मुझे वही बातें बतानी है भाई, ठीक है। अब गहरा समझ में आ गया, अच्छा जी धन्यवाद। कहते हैं कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ ए प्रॉक्सी, क्या कहते हैं इसके प्रॉक्सी के क्या क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है वो और देख लेते हैं। नॉर्मल सी बात है, प्रॉक्सी वही जो भी मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, एक सेकेंड,
क्योंकि ये जो पीछे आगे पीछे सोच रहे हो कि इतनी आगे पीछे कैसे है, ये इतनी देर का, ये ऑलरेडी मैं पहले वीडियोस पे बना चुकी हूँ, बट पूरे चैप्टर की अब मैंने स्टार्ट किया हुआ है पिछले 6 महीने से, क्योंकि कंपनी थर्ड सेमेस्टर था आपका कंपनी लोग का, उसकी भी मैंने पूरे चैप्टर करे हैं। अब मेरा यही टारगेट है कि हर सब्जेक्ट के मैं पूरे चैप्टर ही करवाऊँ आपको, ठीक है। तो कंपनी के अंदर क्या होनी चाहिए, शेयर कैपिटल होनी चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल नहीं है तो वो अपॉइंट नहीं कर सकती प्रॉक्सी को, ठीक है जी। प्राइवेट कंपनी नॉट एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी, बट अपॉइंट कर सकती है मोर देन वन प्रॉक्सी टू अटेंड द वन ऑफ द सेम ओकेजन। पता क्या कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी अपॉइंट तो कर सकती है प्रॉक्सी को, बट ये मैटर ये करता है कि जो एक प्रॉक्सी है अटेंड नहीं कर सकता सेम ओकेजन को काफ़ी बार, ठीक है। प्रॉक्सी कैन बी वोट ओनली बाय पोल, ये भी प्रोविजन में लिखा हो, जो यहाँ पे कंडीशन मैंने ऊपर बताई है प्रोविजंस की, ठीक है। प्रॉक्सी क्या कर सकता है, प्रॉक्सी को अपॉइंट करने से पहले उसके ऊपर एक बात होती है कि प्रॉक्सी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो इंस्ट्रक्शन अपॉइंटमेंट होती है प्रॉक्सी की, वो डिलीवर कर देनी चाहिए कंपनी को विद इन 48 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स के अंदर बिफोर द मीटिंग के शुरू होने से पहले 48 आवर्स के अंदर भेजनी है। और उस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखा होगा, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा होगा कि प्रॉक्सी कौन है, रिटर्न में होगा, स्टैंप लगी होगी, प्रॉक्सी के भी साइन होंगे। देन आगे जाके जब मीटिंग स्टार्ट होती है ना, जो मैंने आपको बताया मिनट बुक के अंदर भी साइन होते हैं मेंबर्स के, तो उस मिनट बुक के अंदर इस प्रॉक्सी के सिग्नेचर के साथ मैच भी कर सकते हैं कि हाँ ये वैलिड है या नहीं है। कभी फिल्मों की तरह उसको उठा दिया, उसको लगा दिया, उसके साथ डबल प्रॉक्सी होगी वो, है ना, तो फिर उसके साथ सेंड किए जाते हैं। ये कहते हैं कि पर्सन अपॉइंट एज अ प्रॉक्सी, कहते हैं कि पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज अ प्रॉक्सी शैल एक्ट एज द बिहाफ ऑफ द मेंबर। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, फिर हमारी लेक्चर क्या है फिनिश हो जाएगा। ये कहते हैं कि एक जो प्रॉक्सी है वो कितनी मेंबर के बेस पर प्रॉक्सी की तरह काम कर सकता है ऑन द एक टाइम पर कितने प्रॉक्सी की तरह काम कर सकता है। मीन्स मान लीजिए मेरी ही तरह ऐसे और भी मेंबर थे जिन्हें प्रॉक्सी की अलाउड थी, ज़रूरत थी। यहाँ पे है केवल एक पर्सन प्रॉक्सी, ठीक है। इसने भी इसको अपॉइंट कर लिया कि जाओ मेरी मीटिंग अटेंड कर लो, इसने भी इसको अपॉइंट कर लिया, इसने भी इसको अपॉइंट कर लिया, इसने भी, ठीक है। इन केस अगर कंपनी डिफरेंट है सभी की तो कोई दिक्कत नहीं है, कर ले भैया अपॉइंट। बट इन केस अगर कंपनी सबकी सेम है, सबने एक ही प्रॉक्सी को अपॉइंट कर दिया, तो प्रॉक्सी की लिमिट बन जाती है मैक्सिमम 50 मेंबर का क्या बन सकता है, ये प्रॉक्सी बन सकता है। 50 मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है। और दूसरी बात 50 तो ठीक है, बट 50 के अंदर भी लिमिट है। अगर इन 50 मेंबर की जो पेड अप शेयर कैपिटल है 10% से ज़्यादा हुई, दैट मीन्स 50 मेंबर है, इन मेंबर्स की सभी की टोटल मिलाकर अगर 10% तक पेड अप शेयर कैपिटल है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर इन 50 की में से किसी की भी सबकी मिलाकर 10% से ज़्यादा हुई पेड अप शेयर कैपिटल, तो वो पर्सन क्या करेगा, उस पर्सन की प्रॉक्सी नहीं कर सकता जिसके कारण वो 10% से ऊपर हो रही है। मीन्स एग्जाम्पल, मान लीजिए इस पर्सन की जो प्रॉक्सी कर रहा है इसके पास है 1%, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, राम लिमिटेड है 3% है उसकी शेयर के पेड अप शेयर कैपिटल, श्याम है 4 है, ललित है 5 है, गुरु है 2 है, देव है ये है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, त्रिदेव मान लेते, त्रिदेव है 3 है, ठीक है। इन सब की शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल लिखी हुई है। एक ही पर्सन को अपॉइंट कर दिया, मैंने बोला मैक्सिमम 10% ही होनी चाहिए, ठीक है। 50 मेंबरों में से इन्होंने तो क्या किया, केवल इतने मेंबर लिए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की देखते हैं 10% से ज़्यादा होती है कम होती है, नॉर्मल सी बात है 10% से ज़्यादा ही होगी। 3 और 7 और 5 12, वो केवल 10% तक ही प्रॉक्सी का काम करेगा। अब 10% किस किस का बनेगा, मैक्सिमम किसका करना चाहेगा, 4 2 1 3 10 बन गए। ये भी कर सकता है 5 इसकी और इसकी कर सकता है। मीन्स कि टोटल 10% होनी चाहिए, 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। चाहे वो एक ही पर्सन की क्यों ना करता हो प्रॉक्सी, उसकी भी 10% ही होगी। प्रॉक्सी का मतलब ये होता है, उसकी लिमिट होती है भाई प्रॉक्सी, ठीक है। 50 का इसलिए बोला गया है क्योंकि कुछ एक मेंबर की क्या होती है, पॉइंटों में होती है, परसेंटेज में नहीं होती, पूरे नहीं होते, पॉइंटों में होते, तो टोटल मिला के 10% तक हो जाती है। तो ये जो चैप्टर है आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी था।
ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर आपको जो कुछ भी अगर दिक्कत रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और साथ में कमेंट करके जो बच्चे अब यूट्यूब पे देखेंगे उनकी बात कर रही है, जो अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो उन बच्चों की बात बता रही हूँ कि वो बच्चे स्पेशल पिन करके बताए कि मैम इस पॉइंट में यहाँ दिक्कत है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना बच्चों, क्योंकि बता देती हूँ कि वहीं पे आपको नोट्स मिलेंगे और कहीं आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि मैम प्लीज़ सेंड मी नोट्स, प्लीज़ सेंड मी नोट्स। बच्चे टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन, ओके। सो अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा डिविडेंड अकाउंट का होगा। इसके बाद हमारे केवल ओनली एंड 4 चैप्टर रह गए हैं। तीनों चैप्टर बहुत इजी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, मोस्टली मैंने इसके ऊपर 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, बट मेरा मोटो यही है कि कंप्लीट चैप्टर को मैं आपको समझाऊँ। तो इस बार आपका सिलेबस मैं सोच रही हूँ कि मई के अंदर ही कंप्लीट करवा दूँ। आज कितनी डेट हुई है? आज 20 तारीख हुई है, 19 तारीख हुई है, जो भी हुई है। अभी तक मेरे पास 10 दिन है। 10 दिन के अंदर 2-2 दिन का गैप करके हम इसको कर देंगे, ठीक है, अगर टाइम लगा तो। अदरवाइज़ आपका जून के मिड में तो हो ही जाएगा सिलेबस, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, बहुत मज़ेदार दमदार तरीके से कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हो। ये जो बुक है कंपनी लॉ, अशोक शर्मा की है, वीके पब्लिकेशन की। थैंक्स अ लॉट। ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। थैंक्स अ लॉट।